जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हालांकि टीम ने इस मैच को ड्रा कर लिया, लेकिन यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसने यह दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में सही समय पर प्रदर्शन किस तरह टीम को हार से बचा सकता है। तीसरे टेस्ट के खत्म होते ही बीसीसीआई और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा कर दी। इस मुकाबले में कुछ बेहद चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले। भारतीय टीम इस बार किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसी का परिणाम है कि चौथे टेस्ट के लिए एक मजबूत प्लेइंग 11 का चयन किया गया है। रोहित शर्मा और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस प्लेइंग 11 को तय करने के लिए काफी समय और मेहनत की है। तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी कमजोर प्रदर्शन किया। एक समय ऐसा भी आया जब यह लगने लगा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को गंवा देगी, लेकिन टीम के संकट मोचक खिलाड़ियों ने अंत समय पर शानदार प्रदर्शन कर टीम को मैच ड्रॉ कराने में मदद की। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि बारिश ने भी भारतीय टीम की मदद की। अगर बारिश न होती तो शायद भारतीय टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता। तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम के बल्लेबाज पूरी तरह से फॉर्म से बाहर नजर आए। पूरी टीम पहली पारी में 150 रनों तक भी नहीं पहुंच सकी। बल्लेबाजी का यह प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने तो जैसे विकेट पर टिकने का इरादा ही नहीं किया। दूसरी ओर गेंदबाजी में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों ही विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। ऐसा लगा कि भारतीय टीम ने मानसिक रूप से हार मान ली थी। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने अपने प्रदर्शन से कुछ हद तक टीम की इज्जत बचाई। बुमराह ने न केवल अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया बल्कि बल्लेबाजी और फील्डिंग में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन टीम का बाकी हिस्सा उनके प्रदर्शन का साथ नहीं दे सका। मैच के दौरान बारिश ने भारतीय टीम की हार को टाल दिया। 5वें दिन जब भारत फॉलो ऑन से बचने की जद्दोजहद कर रहा था, तब बारिश ने खेल को रोक दिया और यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया। हालांकि यह ड्रॉ किसी जीत जैसा नहीं था। यह प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए एक चेतावनी की तरह था कि अगर अगला मैच जीतना है तो टीम को अपनी रणनीतियों और प्रदर्शन में बड़े बदलाव करने होंगे। दोस्तों, तीसरे टेस्ट की निराशा के बाद कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने लंबी चर्चा की। यह चर्चा न केवल तीसरे टेस्ट में हुई गलतियों पर केंद्रित थी, बल्कि यह भी तय किया गया कि चौथे टेस्ट के लिए क्या बदलाव जरूरी है। गंभीर ने रोहित शर्मा को उनके कप्तानी के तरीके पर फटकार भी लगाई। गंभीर का कहना था कि रोहित शर्मा को मैदान पर अधिक सक्रिय और सतर्क होना होगा। तीसरे टेस्ट में कई बार ऐसा देखा गया कि रोहित फील्ड सेटिंग और गेंदबाजों की रणनीतियों को लेकर निष्क्रिय दिखे। यहां तक कि एक समय पर विराट कोहली को आकर फील्ड में बदलाव करने की सलाह देनी पड़ी, जिससे तुरंत एक विकेट मिला। यह साफ दर्शाता है कि रोहित को अपनी कप्तानी में और सुधार की जरूरत है। चौथे टेस्ट के लिए टीम में 3 से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हो। नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अपनी भूख और जुनून से टीम को जीत दिला सकते हैं। टीम में युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अपने प्रदर्शन से विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीनियर खिलाड़ियों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उनका प्रदर्शन चौथे टेस्ट में बेहतर नहीं रहा तो उनका स्थान टीम में खतरे में पड़ सकता है। चौथा टेस्ट भारतीय टीम के लिए एक निर्णायक मुकाबला होगा। यह न केवल सीरीज का नतीजा तय करेगा बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान बनाने के लिए भी बेहद अहम है। फिलहाल भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। चौथे टेस्ट का मुकाबला 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है।
अगर यह मैच भारत हारता है तो उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह सकता है। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा पर इस समय जबरदस्त दबाव है। तीसरे टेस्ट में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही सवालों के घेरे में रही। रोहित का फॉर्म भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तीसरे टेस्ट में वह 10 रन भी नहीं बना सके और उनकी कप्तानी में भी कई खामियां नजर आईं। कोच गौतम गंभीर ने रोहित को साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें टीम का नेतृत्व करना है तो उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। रोहित ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है और चौथे टेस्ट के लिए बेहतर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इस समय बेहद निराश हैं, लेकिन उन्हें अपनी टीम से उम्मीद है कि चौथे टेस्ट में भारतीय टीम शानदार वापसी करेगी। प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में सुधार करेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। और दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं, इस मुकाबले का समय एक बार फिर बदल चुका है। हर मुकाबले का समय बदलता है और इसका भी बदल चुका है। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे से शुरू होने वाला है, यानी आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा अगर आप मैच का आनंद लेना चाहते हैं पहली गेंद से। वहीं आप सभी को बता दें कि अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर फ्री में देखना चाहते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर अगर आप इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लेइंग 11 बताने से पहले आप सभी को बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने तीसरे टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद संन्यास ले लिया है। भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिनती होने वाले रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तीसरे टेस्ट मैच की समाप्ति के बाद उन्होंने घोषणा की और अब वह भारत वापस लौट चुके हैं, यानी अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मैच नहीं खेलने वाले हैं। उनका करियर काफी शानदार रहा और इस उपलब्धि के लिए हम सभी उनकी सराहना कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में अब बदलाव होना तय है। साथ ही मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और शुभमन गिल का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नई प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो प्लेइंग 11 की ओपनिंग जोड़ी में हमें यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट में इन दोनों ने ही ओपनिंग की थी और एक बार फिर यही दोनों खिलाड़ी चौथे टेस्ट मैच में भी ओपनिंग करेंगे। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वह तीसरे टेस्ट में एक बार फिर नाकाम रहे। पहली इनिंग में केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। जब से उन्होंने मिशेल स्टार्क के बारे में यह कहा है कि उनकी गेंद बहुत स्लो आ रही है, तब से मिशेल स्टार्क ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। हर मैच में स्टार्क उनकी धज्जियां उड़ाते हैं और आउट कर देते हैं। दूसरी पारी में उन्होंने 6 गेंदों का सामना कर 4 रन बनाए और उसके बाद बारिश आ गई। मैच समाप्त हो गया। यशस्वी को अब चौथे टेस्ट में कमबैक करने की जरूरत है। वहीं उनके साथ ओपनिंग करेंगे केएल राहुल। दोस्तों, अगर राहुल नहीं होते तो तीसरा टेस्ट भी भारतीय टीम हार जाती। तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग में उन्होंने 139 गेंदों का सामना किया और लाजवाब 84 रन बनाए। राहुल का विदेशी धरती पर प्रदर्शन शानदार रहा है और उनकी पोजीशन पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए केएल राहुल ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को अंतिम मौका देने का फैसला किया है। गिल तीसरे टेस्ट में भी फ्लॉप रहे, केवल 1 रन बनाए। उनकी हाल की औसत 30 से भी नीचे है। यह गिल के लिए अंतिम मौका होगा अपनी पोजीशन और इज्जत बचाने का। अगर चौथे टेस्ट में भी वह नाकाम रहते हैं तो उनके स्थान पर सरफराज खान को मौका दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि गिल इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चौथे टेस्ट में उनका प्रदर्शन भारतीय टीम की जीत में अहम साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की, यानी विराट कोहली की। दोस्तों, विराट कोहली की कहानी एकदम शुभमन गिल जैसी हो गई है, लेकिन यह अलग ही किस्सा है। विराट कोहली को हम एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने नाकाम होते हुए देखेंगे। पिछले टेस्ट मैच में विराट ने केवल 16 गेंदों का सामना किया
और उन्होंने महज 3 रन ही बनाए। अब अगर हम विराट के खेल पर ध्यान दें तो उनकी एक बड़ी कमजोरी सामने आई है और इसे हम उनकी दुखती नस भी कह सकते हैं। यह कमजोरी वह लगातार अपनी बल्लेबाजी में दिखा रहे हैं और इस बार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जानते हैं कि विराट कोहली को कैसे आउट किया जा सकता है, खासकर जब गेंद स्टंप के पास जाती है। पिछले कुछ समय से विराट लगातार इसी तरह की गेंदों पर आउट हो रहे हैं। गेंदबाज उन्हें लालच दे रहे हैं कि वह कवर ड्राइव या स्वीप शॉट खेलें और इसी लालच में वह बार बार आउट हो जाते हैं। बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में हर गेंद पर बल्ला नहीं चलाना चाहिए। यह कोई T20 नहीं है जहां हर गेंद पर शॉट खेलना जरूरी हो। अब विराट को समझना होगा कि कुछ गेंदें छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि बार बार आउट होने के बाद भी वह यही गलती कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने भी विराट को इस पर कुछ सलाह दी थी और वह नेट्स पर प्रैक्टिस करने गए थे। उम्मीद है कि अब उनके दिमाग में यह बात बैठ चुकी होगी कि उन्हें इस तरह की गेंदों को छोड़ना चाहिए और जब तक वह यह नहीं समझते तब तक वह बार बार आउट होते रहेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि चौथे टेस्ट में विराट कोहली अपनी इस कमजोरी पर काबू पा लेंगे और बल्लेबाजी में एक नई शुरुआत करेंगे। वही इसके बाद नंबर 5 पर खेलते दिखेंगे। ऋषभ पंत का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया है जैसा विराट का। तीसरे टेस्ट में भी वह पूरी तरह से नाकाम रहे। वह केवल 12 गेंदों का सामना कर पाए और इसके बाद आउट हो गए। पिछले मैच में भी उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि पंत कब अपनी बल्लेबाजी से टीम को मैच जिताएंगे। उनकी विकेट कीपिंग शानदार रही है, खासकर 5वें दिन उन्होंने शानदार कैच किए थे जिन्हें लेकर सभी ने तारीफ की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विकेट कीपिंग से मैच नहीं जीते जाते, आपको बल्ले से भी रन बनाने होते हैं। ऋषभ पंत पर काफी दबाव है और अब यह देखना होगा कि वह चौथे टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी को सुधारते हुए अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। पंत को अगर टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बनाना है तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर काम करना होगा। केवल विकेट कीपिंग से वह लंबे समय तक नहीं टिक सकते। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि चौथे टेस्ट में पंत अपनी फॉर्म वापस लेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब चलते हैं नंबर 6 पर, यानी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की ओर। दोस्तों, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाए और जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी इस सीरीज में होने की संभावना नहीं है। हम जानते हैं कि भारत जैसी मजबूत टीम में ऐसे फैसले अचानक नहीं लिए जाते। रोहित शर्मा को कप्तानी का पूरा मौका मिलेगा और वह कप्तान के रूप में इस सीरीज में खेलेंगे। लेकिन अगर हम रोहित शर्मा के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो वह कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तीसरे टेस्ट में वह केवल 27 गेंदों का सामना कर पाए और सिर्फ 10 रन बनाए। बल्लेबाजी के मामले में उनका फॉर्म बहुत ही खराब रहा है और कप्तानी भी उतनी प्रभावी नहीं दिख रही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर चौथे और 5वें टेस्ट में रोहित शर्मा वापसी नहीं कर पाते तो उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगेंगे। क्या वह ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ प्रदर्शन कर पाएंगे? अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह कुछ नहीं कर पाए तो क्या बाकी टीमों के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहतर होगा? इसलिए अब रोहित शर्मा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने फॉर्म को सुधारें और चौथे टेस्ट में एक बड़ी पारी खेलें। अगर वह वापसी करते हैं तो उनके फैंस को खुशी मिलेगी और जो लोग उनकी कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन अगर रोहित शर्मा अपनी फॉर्म में नहीं लौटते तो आने वाले समय में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी पर गहन चर्चा होगी। अब बात करते हैं नंबर 7 पर खेलने वाले नीतीश कुमार रेड्डी की। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी ने तीसरे टेस्ट में कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वह बल्लेबाजी में एक अच्छा प्रयास करते हुए दिखाई दिए और 61 गेंदों का सामना किया। हालांकि उन्होंने केवल 16 रन बनाए, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी बैटिंग को लेकर काफी कोशिश की। पिछले 2 टेस्ट मैचों में जो प्रदर्शन उन्होंने किया था वह वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बड़े नामों के मुकाबले अच्छा खेल दिखाने की पूरी कोशिश की। रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जैसे बड़े बल्लेबाजों के मुकाबले
उनका प्रदर्शन कमजोर था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और हमें उम्मीद है कि आने वाले मैचों में उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। साथ ही गेंदबाजी में भी उनका योगदान ठोस था, तो उनकी जगह टीम में पक्की बनी हुई है। अब चौथे टेस्ट में भी हम उन्हें खेलते हुए देख सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एक युवा और जोश से भरे खिलाड़ी हैं और इस मैच में उनका प्रदर्शन काफी अहम रहेगा। इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो यह नंबर है हमारे शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का। दोस्तों, तीसरे टेस्ट में जडेजा का प्रदर्शन वाकई शानदार रहा। अगर जडेजा ना होते तो शायद हम यह मैच हार जाते। जडेजा ने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया और 127 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन बनाए। इन 77 रनों ने भारतीय टीम को फॉलो ऑन से बचने में मदद की। इस पारी की अहमियत यह है कि इन रनों ने भारतीय टीम को संकट से बाहर निकाला। रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी में भी शानदार योगदान दिया था और इसी वजह से उनकी अहमियत टीम में और बढ़ गई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि चौथे टेस्ट में भी जडेजा का प्रभावी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया है, तो अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर के रूप में हम जडेजा को ही देखेंगे। जडेजा की स्पिन गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए मैच जिताने में अहम साबित हो सकती है। बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे शानदार और रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने तीसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लेकर टीम को संभाला और गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया। फिर दूसरी पारी में जब टीम को उनकी जरूरत थी तो उन्होंने 3 और विकेट ले लिए। इस तरह से कुल मिलाकर बुमराह ने 9 विकेट लिए और अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम को काफी परेशान किया। अगर बुमराह ना होते तो क्या होता? क्योंकि अगर बुमराह की गेंदबाजी ना होती तो ऑस्ट्रेलिया आराम से 607 रन बना सकता था। बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कपिल देव के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 विकेट थे, जबकि बुमराह ने अब तक 52 विकेट ले लिए हैं। यह एक बड़ा रिकॉर्ड है और इससे हम समझ सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के कितने शानदार गेंदबाज हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 पर खेलते हुए आकाशदीप की। दोस्तों, तीसरे टेस्ट में भी आकाशदीप ने खेलते हुए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। पहले टेस्ट में हम सभी को उम्मीद थी कि हर्षित राणा के स्थान पर आकाशदीप खेलेंगे और यही हुआ भी। आकाशदीप ने गेंदबाजी में तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, साथ ही बल्लेबाजी में भी कमाल किया। पहली पारी में उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले, केवल 1 विकेट ही उनके नाम रहा, लेकिन दूसरी पारी में आकाशदीप ने अपना असर दिखाया और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनका सबसे बड़ा योगदान तब था जब उन्होंने भारतीय टीम को फॉलो ऑन से बचाया। उस समय टीम 8 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने भारतीय टीम को फॉलो ऑन से बचाया। आकाशदीप ने बल्लेबाजी में भी बेहतरीन योगदान दिया और तीसरे टेस्ट में उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। यह बताता है कि वह सिर्फ एक शानदार गेंदबाज नहीं, बल्कि एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए थे। इस पर अगर हम ध्यान दें तो हमें यह समझ में आता है कि अगर आकाशदीप जैसे खिलाड़ी से हमारी टीम के बड़े नाम कुछ सीखें तो उनका प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है। चौथे टेस्ट में आकाशदीप का प्रदर्शन और भी महत्वपूर्ण होने वाला है और हमें उनसे और भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। दोस्तों, नंबर 11 पर आते हैं, जहां हमें मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा में से कोई एक खिलाड़ी चौथे टेस्ट में खेलते हुए नजर आ सकता है। दोस्तों, तीसरे टेस्ट में मोहम्मद सिराज को थोड़ी सी चोट आई थी और वह मैदान पर कुछ समय के लिए गेंदबाजी करने में असमर्थ नजर आए थे। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी पारी गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी जारी रखी। पहली पारी में सिराज को केवल 1 विकेट मिला था और वह कुछ खास नहीं कर पाए थे। हालांकि दूसरी पारी में उन्होंने अपनी गेंदबाजी में सुधार किया और विकेट भी लिए। अब सवाल यह उठता है
कि क्या हर्षित राणा को उनकी जगह मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम लगती है क्योंकि सिराज ने अंतिम दिन भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी और 2 विकेट लिए थे। वह गेंदबाजी करते हुए फिट और सटीक नजर आ रहे थे और अब हमें लगता है कि मोहम्मद सिराज ही चौथे टेस्ट में खेलते हुए नजर आएंगे। यह टेस्ट दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट के बाद केवल एक ही टेस्ट बाकी रह जाएगा और भारत को WTC फाइनल में पहुंचने के लिए इन दोनों टेस्ट मैचों में जीत हासिल करनी होगी। भारत अगर इन दोनों मैचों में जीतता है तो वह WTC फाइनल में प्रवेश कर सकता है, वरना टीम को काफी बड़ा झटका लगेगा और वह फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। अब दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में और क्या बदलाव हो सकते थे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें यह भी बताइए कि आप यह कहां से देख रहे हैं। और हां, रविचंद्रन अश्विन के बारे में आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अश्विन का करियर शानदार रहा है और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं। इसके साथ ही T20 और वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। अब उन्होंने तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलेंगे। उनकी उम्र 38 साल हो चुकी थी, तो शायद यह समय सही था उनके लिए संन्यास लेने का। आपकी इस बारे में क्या राय है, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। राम राम मित्रों।